नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और ये जो मुद्दा है ये जुड़ता है मैटरनिटी लीव से। और इसी के संदर्भ में देखें तो एक बड़ा कानून में बदलाव हुआ है, जिस कारण से देखें तो जो मातृत्व अवकाश है जिसे हम मैटरनिटी लीव कहते हैं वो एक बार फिर से चर्चा में है। और इस बार जो चर्चा है कि क्या अविवाहित महिलाओं को भी अब मैटरनिटी लीव मिलेगा, यानी वैसी महिलाएं जो शादीशुदा नहीं है फिर भी क्या उनके लिए प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें अब लीव मिलेगा। इसी मुद्दे की आज चर्चा करने वाले हैं। इसके संदर्भ में जो भी कानून है, कानून में जो बदलाव हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। और ये खास तौर पे चर्चा में हो रहा है कि ये जो एक बड़ा डिसीजन आया है ये कहीं ना कहीं अपने देश के संदर्भ में जो समावेशी जो विकास है, जो एक समावेशन की भावना है उसको ध्यान में रखते हुए दिया गया है। और ख़ास तौर पे हर महिला के लिए देखें तो जो मैटरनिटी लीव है ये उसके अधिकार के तौर पे इसे लिया जाता है। तो इस कारण से ये मुद्दा अब चर्चा में है। तो आज का जो टॉपिक है यही है कि क्या बिन ब्याही जो लड़कियां हैं वो भी ले सकती हैं मैटरनिटी लीव। इसके संदर्भ में जो कानून है वो क्या कहता है, पहले जो कानून बना था वो क्या कहता है, तो इस पूरे घटनाक्रम, इस खास तौर पे जो ये नया बदलाव हुआ है इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो 1986 के समय जो इसके संदर्भ में खास डिबेट देखने को मिली थी जब इसकी शुरुआत की गई थी, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। कानूनी जो भी प्रावधान है कि मातृत्व जो लाभ होता है, जो मैटरनिटी लीव होता है, उससे जुड़ा हुआ जो अधिनियम है उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसमें क्या पहलू दिए गए हैं, किनके लिए अधिकार दिया गया है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ ही हम बात कर लेंगे सामाजिक जो एक क्रांति है वो कहीं ना कहीं एक उसका आगाज देखने को मिल सकता है। इस तरह के जो डिसीजन आ रहे हैं, इस तरह के जो कानूनों में बदलाव हो रहे हैं, उन कानूनों के बदलाव के कारण। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा ये भी हम देख लेंगे कि आखिर इस तरह के जो भी मातृत्व जो कह सकते हैं कि अवकाश जैसे जो विषय हैं इनके लाभ क्या है, ये क्यों जरूरी है, इनकी न्यायिक व्याख्या कैसे कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी लीव के बारे में आखिर क्या कहा है और आने वाले समय में इसकी क्या दशा दिशा हो सकती है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी देखें तो आने वाले समय में इसकी क्या रणनीति हो सकती है, खासतौर पे इस तरह के जो भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, क्योंकि अब देखें तो बिन ब्याही महिलाओं के संदर्भ में इस तरह की बात कही गई है। तो आने वाले समय में और क्या बदलाव देखने को मिलता है कानूनी क्षेत्र में, तो कानूनी जो आधार है उसके संदर्भ में जो मातृत्व लाभ है उसके संदर्भ में जो अधिनियम है, अधिनियम को खास तौर पे हम फोकस करेंगे। उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे और सबसे अंत में इस टॉपिक पर आधारित एक प्रश्न की भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मातृत्व जो अवकाश है वो केवल विवाहित ही नहीं बल्कि हर महिला का अब अधिकार होगा। कानून में बड़ा बदलाव हो चुका है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसी मुद्दे की आज हम चर्चा करने वाले हैं और ये न्यूज़ खास तौर पे आज चर्चा में है। और ये भी प्रश्न सबके मन में है कि क्या बिन ब्याही लड़कियां भी ले सकती हैं मैटरनिटी लीव। तो मातृत्व अवकाश के लिए क्या बिना शादीशुदा जो महिलाएं हैं, जो विमेंस हैं, क्या वो भी इसके लिए पात्र हैं, वो योग्य हैं, क्या उनके अधिकार क्षेत्र में ये आता है, इसी के संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भारत जैसा जो एक तरह से ट्रेडिशनल जो परंपरागत समाज वाला जो देश है वहाँ लंबे समय तक ये मान्यता रहा है कि जो मातृत्व अवकाश है वो एक शादीशुदा जो महिला है, जो विवाहित स्त्री है, उसी से जुड़ा हुआ ये विषय है। परंतु अब ये जो कार्यक्षेत्र है उस कार्यक्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में शामिल हो रही हैं। क्योंकि अपने देश में देखें तो विभिन्न कार्यों के स्तर पे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो या अदर जो बिजनेस है, उसमें अगर देखें तो महिलाओं की जो पार्टनरशिप है, जो भागीदारी है, वो लगातार बढ़ रही है। और ये तब आवश्यक है कि मातृत्व को सिर्फ विवाह से न जोड़ा जाए बल्कि इसे एक महिला का जो राइट्स होता है, जो एक अधिकार होता है, उस रूप में देखा जाए। और आज ही के दिन यानी 28 जून 1986 ये जो वर्ष है आप जानते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आज की जो तिथि है 28 जून की, ये महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत सरकार ने मातृत्व अवकाश के संदर्भ में महिलाओं के अधिकार को लेकर एक बड़ा ऐतिहासिक जो फैसला है वो लिया था। और इसी तारीख को देखें तो आज हम फिर से चर्चा कर रहे हैं कि अब नियमों में बड़े स्तर के जो बदलाव हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अब ये एक प्रश्न है कि क्या बिन ब्याही जो लड़कियां हैं उन्हें भी मातृत्व अवकाश का अधिकार दिया गया है। इसके संदर्भ में कानून में जो बदलाव हैं वो क्या किए गए, ये सबके मन में अब देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें 1986 का, जब एक बड़ा डिसीजन
आया था कहीं ना कहीं समाज में देखें तो कानून को लेकर, महिलाओं के जो अधिकार हैं, महिलाओं की जो एक विशेष स्थिति है, उसको ध्यान में लेकर एक बड़ा जो डिसीजन लिया गया था कि 28 जून 1986 को भारत सरकार ने मैटरनिटी लीव के अधिनियम में एक बड़ा संशोधन किया था और ये स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो मैटरनिटी लीव है, जो मातृत्व अवकाश है, ये हर महिला का क्या है, ये हक है और ये हक उसे मिलना चाहिए। इसमें खास बात अब ये देखने को मिल रहा है कि ये जो पहले का जो अधिनियम था 1986 का, अब उसमें क्या हो रहा है कि अब संशोधन किया जा रहा है और अब संशोधन करके ये कह दिया गया कि जो मातृत्व अवकाश अभी तक सामान्य तौर पे जो विवाहित महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, वही प्राप्त करती थी, लेकिन अब चूंकि महिलाओं की जो कार्य भागीदारी और विभिन्न क्षेत्रों में हो रही है और इसमें बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो क्या है कि शादीशुदा नहीं है, लेकिन उन्हें क्या चाहिए, अगर वो मान लीजिए कि उन्हें मातृत्व अवकाश की ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये एक बड़ा मुद्दा था। तो इसी को लेकर एक कानून में बड़ा बदलाव हुआ है और ये कहा जा रहा है कि मातृत्व जो अवकाश है, मैटरनिटी जो लीव है, वो हर महिला का अधिकार है, चाहे वो मैरिड हो या फिर वो अनमैरिड हो, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर वो बिन ब्याही हो। तो इस तरह का जो एक बड़ा बदलाव है ये अब देखने को मिला है और ये जो बदलाव है एक साधारण जो कानूनी संशोधन है उस स्तर पे नहीं था, बल्कि समाज को ये संदेश भी देना था कि मातृत्व को सामाजिक कलंक या फिर कहें तो गरिमा के ऊपर प्रश्न चिन्ह के तौर पे न देखा जाए। अविवाहित जो माँ है उनके प्रति भी समान जो सहानुभूति है, जो एक सुरक्षा है, उसका जो हक है वो हमारा समाज दे। क्योंकि अभी तक देखेंगे, पहले हमने बताया कि भारत क्या है कि एक परंपरागत समाज वाला देश है। यहाँ पर बिना शादी के अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे हे दृष्टि से देखा जाता है, हमारे समाज में उसे निम्न दृष्टि से देखा जाता है और वो उस जो महिला है उसका अगर बच्चा पैदा होता है तो अभी तक यही कहा जाता था कि वो नाजायज है। तो इस तरह की जो मान्यताएं अपने देश में हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में देखें तो अभी तक विद्यमान है। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि अब इस तरह का जो सामाजिक कलंक की बात कही जा रही थी, गरिमा पे प्रश्न उठाया जा रहा था कि आखिर वो लड़की किस तरह की है कि बिना शादी के वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो इस तरह की जो बातें थी ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज था इस तरह के कानून में परिवर्तन के लिए कि क्या समाज इसको सही तरीके से लेगा, इसको मान्यता देगा कि अविवाहित जो महिलाएं हैं उनके प्रति उनकी जो सहानुभूति है क्या वो हो पाएगी, क्या वो सुरक्षा करेंगे ऐसी महिलाओं का। तो ये सारे जो प्रश्न थे ये काफ़ी कठिन थे। तो अब ये जो बदलाव हुआ है ये काफ़ी मायने रख रहा है इस संदर्भ में। कानूनी जो प्रावधान है उसकी अगर बात करें कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन 2017 में हुआ और अब एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। पहली और दूसरी संतान के संदर्भ में कुछ खास बातें कही गई हैं। तो जो नियम है उसमें अगर देखेंगे तो पहली और दूसरी संतान के लिए देखें तो अवकाश की जो अवधि है वो निर्धारित की गई है, वो 26 सप्ताह है और पूर्ण वेतन सहित बात कही गई है कि ऐसा नहीं है कि उसका वेतन काट लिया जाएगा, लिव विदाउट पे टाइप से नहीं होगा। तीसरी संतान के संदर्भ में जो छुट्टी की बात की गई मैटरनिटी लीव की, वो 12 सप्ताह के लिए जो दिया गया है और इसके संदर्भ में देखें तो शर्त भी रखी गई है, कुछ खास कंडीशन के आधार पर ही ये मैटरनिटी लीव मिलती है। और अगर कोई महिला सरोगेसी के माध्यम से अगर माँ बनने की प्रक्रिया को अपनाती है तो उसे 12 सप्ताह की जो लीव है वो यानी कि जन्म के समय से ये दिया जा सकता है। इस तरह की बातें कही गई हैं। कानून में कहीं भी विवाहित महिला का जो शब्द है वो प्रयोग में नहीं लाया गया है, केवल महिला शब्द कह के ही कह सकते हैं कि इस तरह के जो महिला के संदर्भ में ही क्या है कि मैटरनिटी जो लीव है उसको परिभाषित किया गया है। तो इस कारण से अब कहा जा रहा है कि जो महिला शब्द है इसका जो प्रयोग है इसे और समावेशी और सभी प्रकार के मातृत्व लाभ की स्थितियों में मान्यता देने वाला बनाता है। तो अब क्या है कि स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई कि अब जो नियम है उसमें जो महिला कहा गया, महिला में ऐसा नहीं है कि कहा गया कि वो अनमैरिड है या फिर मैरिड है या अन्य जो इस तरह के बहुत सारे एलजीबीटी ग्रुप्स हैं या इस तरह के। तो इसमें सिर्फ ये कहा गया कि अगर कोई महिला है तो उससे मैटरनिटी जो लीव है वो मिलना चाहिए, इस तरह की बात कही गई है। मातृत्व का जो अधिकार है किन्हें है तो थोड़ा सा अगर देखेंगे तो अब अनमैरिड जो विमेन्स है, तलाकशुदा जो डाइवर्स्ड मदर हैं, जो विडो हैं, जो विधवाएं हैं, सिंगल जो मदर हैं, वो भी इसके लिए कह सकते हैं अधिकार उन्हें प्राप्त है। LGBTQIA जो ये एक समुदाय है, इसमें इस समुदाय की जो माताएं हैं यदि उन्हें वो कानूनी दायरे में आती हैं तो उनको भी ये अधिकार प्राप्त है। सरोगेसी या फिर गोद के लिए देखें तो जो शिशु या जो माताएं हैं
शिशुओं को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो सरोगेसी से प्राप्त कर रही हों या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त कर रही हों, तो इसके संदर्भ में भी अधिकार की बातें कही गई हैं। इसके अलावा देखें तो अब समाज की बात की जा रही है। समाज में एक क्रांति का आगाज माना जा रहा है। इस तरह के कानून में जो बड़े स्तर के बदलाव हो रहे हैं, और ये जो कानूनी बदलाव हैं, ये कानून में जो बदलाव है उसने उन महिलाओं की आवाज़ दी है जिन्हें पहले समाज में अनैतिक कहा जाता था, अपात्र कहकर नज़रअंदाज किया जाता था, और जिन्होंने समाज से लड़कर मातृत्व को अपनाया है। तो बहुत सारे अपने देश में महिलाएं हैं जो बिना शादी के उन्होंने कहीं ना कहीं समाज से लड़कर अपने बच्चे को यहाँ तक कि पैदा ही नहीं किया बल्कि उनकी परवरिश भी की है, और समाज से लड़कर जो अपना मातृत्व है उसके लिए, अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ा भी है, और इसी कारण से ये मामला कोर्ट में लंबे समय से चल रहा था। अब बात करें कि अब जो मातृत्व है उसको मानवीय जो करुणा है, जो महिलाएं हैं उनका जो हेल्थ है, उस हेल्थ के अधिकार के दृष्टिकोण से देखें, उन महिलाओं का जो अधिकार है उसको समानता के दृष्टिकोण से देखें, तो ये सारे जो पहलू थे इनको ध्यान में रखते हुए इस तरह का जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं अब देखने को मिला है। अब बात करें कि आखिर जो मातृत्व लीव है, ये जो मैटरनिटी लीव है, इसके लाभ क्यों जरूरी है? तो देखिए, जो भी महिला प्रेग्नेंट होती है, अगर वो गर्भाधारण की स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं देखें तो उस पर कई सारे जो दबाव हैं वो देखने को मिलते हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो। तो इस स्थिति में उसे क्या होना चाहिए? विश्राम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, जो कि उसे मानसिक और शारीरिक जो भी दबाव है उसको कम कर सके। और जो कामकाजी महिला है, जो वर्किंग महिला है, जो किसी गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब्स में, बिजनेस में है या किसी अन्य कार्य में है, वो लगातार काम कर रही है, तो उस काम के दौरान मातृत्व की जब स्थिति होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस समय, उस दौरान जो रोजगार की सुरक्षा है, उसकी जो गारंटी है वो उन्हें मिलना चाहिए, ताकि वो सुकून से अपना जो जीवन है, अपना जो मातृत्व है उसको कहीं ना कहीं जी सके। और मातृत्व को करियर के लिए नुकसान जो अभी तक माना जा रहा था, वो जो एक धारणा है उसको समाप्त किया जा सके। जो एक एम्पावरमेंट की बात है उस रूप में कहीं ना कहीं देखें तो सशक्तिकरण का वो एक पार्ट होना चाहिए, न कि महिलाओं के लिए एक निगेटिव इम्पैक्ट डालने वाली अवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह की बातें कही गई हैं जिसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के डिसीजन आए हैं। महत्वपूर्ण जो न्यायिक व्याख्या है, अगर थोड़ी सी बात करें कि कोर्ट का आखिर इस पूरे मसले में क्या कहना है, क्या उसने आर्गूमेंट दिया है, क्या बातें कही हैं, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट और कई सारे जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने समय समय पर ये तो चीज़ एक्सेप्ट किया है कि मातृत्व क्या है, जो एक गर्भाधारण की जो एक समय है वो क्या है, एक सामाजिक ही नहीं बल्कि क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है। ये सोशल ही नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें देखें तो जो विवाह की शर्त है ये सही नहीं लगती, ये बहुत उचित नहीं लगती है। और इसी के संदर्भ में एक केस है, केस का रेफरेंस हम ले सकते हैं, नीरा माथुर वर्सेस LIC ऑफ जो इंडिया, 1992 का एक मामला है, जहां पर कोर्ट ने कार्यस्थल पे जो भी महिला अधिकारी है उसकी रक्षा पर खास तौर पे जोर दिया था। अब ये पूरा मामला हो गया। इसी के संदर्भ में देखें तो कुछ जैसे भविष्य के संदर्भ में अगर हम कुछ और बदलावों की बात करें, तो निजी क्षेत्र में जो भी अविवाहित जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, उनके लिए अवकाश की जो नीतियां हैं उनको स्पष्ट बनाया जाना चाहिए, और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाना चाहिए। एक और ग्रुप्स है LGBT ग्रुप्स, और इस समुदाय से जुड़े हुए जो माता पिता के अधिकार को लेकर जो एक लंबा कह सकते हैं कानूनी प्रक्रिया, एक कानूनी जो अड़चन है वो बनी हुई है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में देखें तो बहुत कुछ क्लियर जो होने वाली बात है तो वो देखने को मिल सकती है, उसमें बड़े बदलाव हो सकते हैं। पेरेंट्स जो बेनिफिट्स एक्ट है उसकी जो अवधारणा है वो लाई जा सकती है, जो मातृत्व और पितृत्व दोनों को समान रूप से कवर कर सकती है। तो इस तरह की बातें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा भी अगर देखें तो अपने देश का जो सबसे सर्वोच्च जो न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी भी टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मातृत्व है ये केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है,
और मातृत्व तो एक ऐसा एक्सपीरियंस है, एक ऐसा फीलिंग है, एक अनुभव है जो न किसी महिला के लिए उसके जीवन को पूरी तरह से वो बदल कर रख देता है, बल्कि उसका पूरा जो परिवार है, उसके आसपास का जो उसका अपना समाज है, उसका जो वर्किंग प्लेस है, उस पर भी कई सारे जो असर हैं, जो प्रभाव हैं वो देखने को मिलते हैं। और इस स्थिति में जो महिला होती है उसके लिए ये सबसे ज़रूरी होता है कि उसे मेंटल पीस होना चाहिए, मेंटल रिलैक्स होना चाहिए, इमोशनल जो एक तैयारी होती है उसके लिए उसके ऊपर कोई भी फिजिकल दबाव नहीं होना चाहिए, शारीरिक दबाव नहीं होना चाहिए, मेंटल दबाव नहीं होना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि इस तरह की जो परिस्थिति है, मातृत्व जो अवकाश है, ये जो भी महिला होती है उस महिला के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। कई सारे कारण हो सकते हैं, उसकी अपनी सुरक्षा को लेकर, चाहे वो सुरक्षा देखें तो उसके शरीर को ध्यान में रखते हुए हो या फिर दूसरी चीज़ों से सुरक्षा की बात हो। दूसरा, सम्मान की अगर हम बात करें तो सम्मान के दृष्टिकोण से भी जो मातृत्व अवकाश है ये अनिवार्य हो जाता है। और सबसे बड़ी बात की जो एक अस्थायित्व होता है उस दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो जो महिलाओं के लिए जो ये मातृत्व अवकाश है, मैटरनिटी लीव है, ये अनिवार्य हो जाता है। और भारत का जो संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसके संदर्भ में खास तौर पे कहें तो महिलाओं को समान जो अधिकार देता है, तो उनके प्रजनन से जुड़े जो अधिकार है उनकी रक्षा हमारा संविधान करता है। तो इसी कारण से महिलाओं को इसके संदर्भ में देखें तो जो प्रजनन का अधिकार है वो क्या है, वो संविधान इन महिलाओं को देता है। तो इस कारण से देखें तो ये जो व्याख्या है ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पे इसके संदर्भ में देखें तो फैसला दिया गया है कि मातृत्व अवकाश को प्रजनन अधिकार का हिस्सा माना जाए, ये बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति उज्ज्वल जो भुइया है, इनकी एक बेंच ने ये क्लियर किया था कि जो मातृत्व अवकाश है ये केवल एक नीतिगत, एक पॉलिसी के स्तर पे सुविधा नहीं है, बल्कि किसी भी महिला के संदर्भ में देखें तो ये उसका संवैधानिक और एक प्राकृतिक अधिकार के तौर पे दिया गया है। तो ये काफ़ी मायने रखता है। इसके अलावा न्यायालय ने भी कुछ बातें कही थी। न्यायालय ने ये कहा था कि जो मातृत्व सुविधा है ये राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस है, ये एक प्रजनन के अधिकार का ही हिस्सा है जो उस महिला को पहले से दिया गया है और वो इसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से क्या है, पात्र है। अगर किसी महिला ने अपने पूर्व के बच्चों के लिए अवकाश नहीं लिया है तो उसे नियमों के नाम पर तीसरे बच्चे के लिए जो वंचित नहीं किया जा सकता है कि आखिर पहले तो तुमने लिया नहीं, अब क्यों तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरह के जो कह सकते हैं कि जो अड़चने हैं वो नहीं डाली जा सकती हैं। ये उसका अपना व्यक्तिगत कह सकते हैं कि मामला है। कानूनी अगर थोड़ा सा आधार की हम बात करते हैं कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और उसके बाद संशोधन किया गया 2017 में, अब एक बड़ा बदलाव किया गया। अगर उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करें तो भारत में मातृत्व अवकाश से संबंधित कानून बनाए गए हैं, जैसे मातृत्व जो लाभ अधिनियम 1961 है। और वर्तमान में जो भी परिस्थितियां थी, जो चुनौतियां थी, उनको ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में 2017 में कुछ बड़े संशोधन भी किए गए, जिसके तहत पहली और दूसरी संतान के लिए 26 सप्ताह का जो मातृत्व अवकाश है वो प्रदान किया गया। यदि महिला बच्चा को गोद लेती है तो उसे 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा, जो बच्चे के सौंपने की तारीख से वो स्टार्ट माना जाएगा। और ये अधिनियम सभी प्रकार की जो महिला कर्मचारी हैं उन पर भी लागू होता है, स्थायी, अस्थायी, अनुबंध, आउटर सोर्सिंग, दैनिक वेतन, तो अलग अलग जो कार्य के प्रकार हैं उन पर ये पूरी तरह से लागू होता है। थोड़ा सा अगर संवैधानिक दृष्टिकोण की बात करें तो मातृत्व का जो सम्मान है वो करना क्या है, राज्य का कर्तव्य माना गया है। और इसके लिए बाकायदा अगर संविधान के अनुच्छेद 15 में जाते हैं तो 15(3) में राज्य को ये अधिकार दिया गया है कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। जबकि अनुच्छेद 21 में जीवन का जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो रक्षा है उसकी अगर हम बात करें तो जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता की रक्षा है उसमें देखें तो जो प्रजनन की स्वतंत्रता है ये अधिकार इसी में शामिल हो जाता है। तो इस संदर्भ में अगर हम देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी महिला का जो विमेंस है उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो जो निजता है, जो प्राइवेसी है, उसके अलावा अगर हम देखें तो जो उसका हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य के अलावा अगर हम बात करें तो उसकी जो गरिमा है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो किसी महिला की निजता, स्वास्थ्य और उसकी जो गरिमा है उसको नुकसान किसी भी दृष्टिकोण से नहीं पहुंचना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित करता है। और इसके अलावा जो मातृत्व है
उसको दंडित नहीं किया जा सकता है। जो भी मातृत्व है उसे कहीं से भी कहें तो उसके आधार पर उस महिला को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसे संरक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखता है। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली। तो ये पूरा टॉपिक था, ये न्यूज़ थी और उससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उस पर हमने बात की। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। निम्न में से मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में से संशोधन कर मातृत्व अवकाश कितने सप्ताह किया गया है? 12 सप्ताह, 16 सप्ताह, 20 सप्ताह या फिर 26 सप्ताह? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप हमें दे सकते हैं। तो इस तरह से आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।